खबरें देश से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के दौरे पर रहेंगे। वो सुबह 11 बजे आंगलोंग जिले के डिफू में शांति, सद्भावना और विकास रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री असम के डिब्रूगढ़ में 7 नए कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही राज्य में 7 नए कैंसर अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। असम दौरे के दौरान प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज भी जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 3 दिवसीय बांग्लादेश और भूटान दौरे पर हैं। ये यात्रा द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और प्रमुख मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान पर केंद्रित रहेगी। जयशंकर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन के साथ भी चर्चा करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 5 मई तक पनामा, होंडुरास और चिली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। इस यात्रा के दौरान पनामा के विदेश मंत्री और संस्कृति मंत्री से मुलाकात करेंगी। दोनों पक्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम और लाभकारी रोजगार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आज नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का आखिरी दिन है। ये सम्मेलन 25 अप्रैल से शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दे दी है। सरकार की ओर से इस वित्तीय समर्थन से डाक भुगतान बैंक को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। PPB में फिलहाल 5 करोड़ खाते हैं और इसकी 1.3 लाख शाखाएं हैं। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता कर्ज दिया जा रहा है। 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई है। 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी DAP पर और PN के फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई। पिछले साल जहां पूरा 2021-22 में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ रुपए का था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने राज्यों से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में कुछ राज्यों में कोविड-19 केस बढ़े हैं, जिसके चलते हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और PSA ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अपने निवास पर मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के डिजिटलीकरण, आर्काइविंग और विधायी ड्राफ्टिंग के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग पर संसदीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से मालदीव के साथ नजदीकियां और बढ़ी। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का IPO 4 मई को खुलेगा। LIC IPO के लिए प्राइस बैंड प्रति शेयर 902 रुपए से 949 रुपए तय किया गया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि LIC ने अपने 21,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए एंकर निवेशक 2 मई को बोली लगाएंगे। 4 मई से 9 मई को संस्थागत और खुदरा खरीदारों के लिए खुलेगा।
आईपीओ के तहत 15,81,249 शेयर कर्मचारियों के लिए और 2,21,37,000 से अधिक शेयर पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित हैं। संस्थागत खरीदारों के लिए 9.88 करोड़ से अधिक शेयर और गैर संस्थागत खरीदारों के लिए 2.96 करोड़ से अधिक शेयर आरक्षित हैं। बोली लगाने वालों के डीमैट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा, जिसके बाद LIC शेयर बाजारों में इक्विटी शेयरों का कारोबार शुरू करेगी। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 2022 के कान फिल्म महोत्सव में जूरी का अहम हिस्सा होंगे। फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन महोत्सव के 75वें संस्करण में जूरी का नेतृत्व करेंगे, जो 17 मई से 28 मई तक चलने वाला है। दीपिका पादुकोण 8 सदस्य जूरी का हिस्सा होंगी, जो 28 मई को समापन समारोह के दौरान प्रतिस्पर्धा में शामिल 21 फिल्मों में से एक को पुरस्कृत भी करेंगी। और अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर आएंगे। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सहजनवा जाकर अटल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विचार करने के लिए दिल्ली में मध्य प्रदेश पार्टी कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मध्य प्रदेश के पार्टी नेता भी शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 मई को गुजरात जाएंगे। वो वहां पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर एक रैली को संबोधित भी करेंगे। कोलकाता में विधायक के रूप में मुकुल रॉय की अयोग्यता मामले की सुनवाई आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में होगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका खारिज करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को रद्द कर दिया था। उस याचिका में अधिकारी ने टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को दल बदल के आधार पर सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया था। कोरोना से बचाव को लेकर उत्तराखंड सरकार पड़ोसी राज्यों से और बाहर से आने वाले लोगों को कोविड टेस्ट जांच अनिवार्य रूप से करने के आदेश जारी कर चुकी है। 4 धाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। इसके अतिरिक्त बढ़ते गरीबी की वजह से सैलानियों की संख्या बढ़ने की आशंका को देखते हुए भी सरकार ने यह फैसला लिया है। बिहार में कोरोना की जांच के साथ ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। 26 अप्रैल को बिहार में 1,13,469 लोगों की जांच में 7 नए मामले सामने आए हैं। इससे अब राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 21 हो गई है। इससे पहले 25 अप्रैल को बिहार में 56,424 लोगों की कोरोना जांच कराई गई थी, जिसमें मात्र 2 नए मामले सामने आए। अब तक बिहार में कुल संक्रमितों की संख्या 8,30,533 है, जबकि 8,18,255 लोगों ने कोरोना को मात दिया है। वहीं 12,256 लोगों की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 750 करोड़ रुपए का है। पहले चरण में 350 करोड़ का काम पूरा किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में फिर से लू चलने की आशंका के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की आशंका जताई है। आज इसके 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर के बेंच काउंटर्स के माध्यम से अमरनाथ यात्रा के लिए 2 हफ्तों से भी कम समय में 20,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ये यात्रा करीब 2 साल बाद 30 जून से 11 अगस्त के बीच आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर हवाई अड्डे के पास सुपर कॉरिडोर स्क्वायर और भोपाल के पास पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स में पहली बार मध्य प्रदेश ऑटो शो 2022 आयोजित किया जाएगा। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस यूक्रेन दौरे पर हैं। वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वो यूक्रेन में मानवीय सहायता तेज करने के लिए वहां काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के साथ बैठक भी करेंगे। इससे पहले उन्होंने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, जिन्होंने मैरियोपोल में अजोवस्ताल संयंत्र से आम लोगों को निकलने में
संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने पर सैद्धांतिक मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने यूक्रेन में हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के लिए अपना आह्वान दोहराया है। इंडोनेशिया ने आज से पाम तेल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। भारत 70% पाम ऑयल इंडोनेशिया से निर्यात करता है। ये प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने देश में मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक संकट के साथ उनके इस्तीफे की मांगों को लेकर कहा कि वो तब तक इस्तीफा नहीं देंगे जब तक उनके पास संसद में बहुमत है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए सर्वदलीय सरकार के संभावित गठन पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों की बैठक बुला चुके हैं। नई व्यवस्था पर चर्चा के लिए बैठक 29 अप्रैल को तय की गई है। व्हाइट हाउस से आई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्यापार और सुरक्षा मामलों पर द्विपक्षीय चर्चा के लिए 20 मई से 24 मई तक दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा करेंगे। यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। रूस ने ये कदम दोनों देशों द्वारा प्राकृतिक गैस के लिए रूबल में भुगतान करने से इनकार करने के बाद उठाया है। पोलैंड और बुल्गारिया के नेताओं ने रूस पर प्राकृतिक गैस के जरिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।